14 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हम स्टार्ट करने किया था हमने कल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या है, इस चैप्टर में हम जो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको और उसके असरात को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, करंट कैसे बनता है, करंट क्या करता है, करंट को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, करंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, करंट का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में स्टडी की थी। हमने पिछले चैप्टर में ये भी देखा था कि जो करंट होता है उसके मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि जब वो प्रोड्यूस होता है तो वो अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर आता है। इस चैप्टर में हम उस मैग्नेटिक फील्ड को इन डिटेल स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने प्रोवाइड की हुई है। उसके अंदर एक सर्किट रखा हुआ है, इसको इस तरह से समझें, ध्यान से देखें। ये एक छोटा सा सर्किट है, ये इसकी साइड्स हैं दो, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये उसके ऊपर मैंने एक राड रख दिया है, ये वाला, ठीक है। और ये सारा जो सर्किट है ये इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर से हमने प्रोवाइड की हुई है, मैग्नेट लगा के, ऐसे मैग्नेट जो जिस नीचे से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और ऊपर वो उसको जज़ब कर रहे हैं, अब्जॉर्व कर रहे हैं। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पे एंड होती है, हम आगे देखेंगे भी, लेकिन बहरहाल किसी तरह से हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इस सर्किट को दी हुई है। एक छोटा सा सर्किट है, ठीक है, ये जो सामने बना हुआ है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है। अब जो ही करंट आएगा, करंट जब इस सर्किट में से गुजरता है तो हम एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने ये देखा, तजर्बा करने वालों ने ये देखा कि जो ही सर्किट में से करंट गुजरता है, ये जो ऊपर वाला राड है ना, ये ऑटोमेटिकली इस तरह मूव करता है, आगे की तरफ जाता है। ये तब जाता है जब ये सर्किट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ये राड तब मूव करता है जब सर्किट एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, जब ये रेड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है। अगर ये फील्ड मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर ये सर्किट में से करंट गुजरता रहेगा, इस राड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये राड मूव नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? ये राड तब मूव करेगा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस सर्किट को रख दिया। अच्छा, एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने ये देखा कि ये जो राड है, इस पे फोर्स जो है, फोर्स वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर करंट ऐसे फ्लो करके आ रहा है इस तरह से, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये है, इसके ऊपर ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर करंट अपनी डायरेक्शन बदलता है तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाती है, फोर्स इस सिमत में हो जाएगी। इसको ऐसा क्यों है, इसको पहले समझते हैं, ऐसा क्यों है। इसकी वजह ये है कि अगर इस राड में से करंट गुजरे, राइट हैंड रूल लगाएं, जो हमने कल पढ़ा था राइट हैंड रूल। ये एक राड है, इसमें से करंट पास हो रहा है। राइट हैंड रूल क्या होता है? राइट हैंड रूल ये होता है कि आपने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, और अपनी फिंगर को कर्ल करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमने अपनी फिंगर को कर्ल करना है उस डायरेक्शन में, इस तरह से जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही हैं उस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक हो गया? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसको देखें, यहाँ पे देखें तो ये राड है, इधर पड़ा हुआ है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। हम अब राइट हैंड रूल लगाया, थंब जो है इस सिमत में रखा है। यहाँ पे जो इस करंट की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है ना, वो किस तरह से होगी? यहाँ पे जो इस करंट की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है वो किस तरह से होगी? वो इस तरह से होगी, ऐसे। ये मैं इसको रेड कलर में बनाता हूँ ताकि ना आपको पता चल जाए कि मैग्नेटिक फील्ड है ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये रेड कलर में ही होनी चाहिए, इस तरह से। ये ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे। इस साइड पे इनवर्ड है, इस साइड से आउटवर्ड है। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? इसका इफ़ेक्ट ये होगा
जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर यो ऐसे जा रही है, ऐसे वो आउटवर्ड है इस साइड से। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को करंट की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करने की, वीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा पेचीदा कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा इसको समझना है आपने। दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से पैदा हुआ है, एक हमने बाहर से खुद दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको अपोज कर रहा है। अपोज का मतलब है वो डाउनवर्ड जा रहा है, और ये जो है ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब क्या होगा, इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे उसको सपोर्ट कर रहा है। देखें इस साइड पे इस फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है और वो भी अपवर्ड है। इस साइड पे फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, इस साइड पे फील्ड वीक हो जाएगी, क्योंकि दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, वो कैंसिल करने की कोशिश करेंगी। एज ए रिज़ल्ट एक साइड पे फील्ड स्ट्रांग होगी, एक साइड पे फील्ड वीक होगी। फील्ड के अंदर फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फोर्स है ना। देखें मार्कर को छोड़ रहा हूँ, नीचे जा रहा है, इसका मतलब है फील्ड के अंदर फोर्स है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी फोर्स है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी फोर्स है। फील्ड के अंदर हमेशा फोर्स होती है। तो हम क्या करेंगे, जब हम वो एक साइड पे फील्ड स्ट्रांग होगी, एक साइड पे फील्ड वीक होगी, फील्ड का बैलेंस डिस्टर्ब होगा। स्ट्रांग फील्ड पुश करेगी राड को आगे की तरफ, और राड इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। हमारा टॉपिक भी देखें यही है, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये वो कंडक्टर है जो करंट को गुजार रहा है अपने अंदर से, और इसके ऊपर इसमें फोर्स प्रोड्यूस हो रही है फील्ड के इम्बैलेंस की वजह से, बैलेंस टूटने की वजह से। तो ये हमारे पास जो है ना, ये कंडक्टर उस तरफ आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको देखें तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ है कि अगर हमने किसी सर्किट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगी, और फोर्स की डायरेक्शन हमने निकाली है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, और इस तरह से क्यों है वो इस राड इस तरफ मूव क्यों कर रहा है, इस तरफ क्यों नहीं कर रहा। इस तरफ करेगा अगर करंट डायरेक्शन बदले। अगर करंट डायरेक्शन बदलेगा तो ये जो फील्ड ऐसे बन रही है ना, ये इस तरह बननी शुरू हो जाएगी, इसके उल्ट बनेगी। उल्ट बनेगी तो इस साइड पे फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, इस साइड पे फील्ड वीक हो जाएगी, और करंट जो है वो राड जो है वो इस तरह मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उन्होंने देखा कि फोर्स आ गई, फोर्स का पता चल गया हमें, फोर्स की डायरेक्शन का पता चल गया। अब उन्होंने देखा कि फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, कि फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुई है, द प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या द फोर्स ऑन द फोर्स, इसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स करती है। नंबर 1 एफ, अभी इसको वेक्टर ना लगाएं, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एल्फा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया, इक्वल नहीं लगाना, अभी डिपेंड कर रही है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं डिपेंडेंस देख रहे हैं। फोर्स डिपेंड कर रही है साइन ऑफ एल्फा पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखें, अगर मैं इस राड, ये जो हमारा सर्किट बना हुआ है, अगर मैं इस सर्किट को इस टाइम पे पड़ा हुआ है इस तरह से, और फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक है, फील्ड और सर्किट के दरमियान या राड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। राड ये फील्ड है ऊपर की तरफ, और ये राड है, दोनों के दरमियान एंगल 90 का है, परपेंडिकुलर है, फील्ड राड के परपेंडिकुलर है। अगर हम इस सर्किट को इस तरह की बजाय ऐसे कर दें, फील्ड के पैरेलल कर दें, तो फोर्स ज़ीरो हो जाती है, फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब जो मैग्नेटिक यहाँ पे फील्ड पैदा हो रही है करंट की वजह से इस राड में, वो ना एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट कर रही है और ना उसको अपोज कर रही है। देखें, वो प्रोड्यूस हो रही है इस तरह से, और एक्सटर्नल फील्ड है इस तरह से, तो वो ना एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं ना अपोज कर रही हैं, ना ही एक, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर इस तरह से पैदा हो रही। इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आता जब परपेंडिकुलर सर्किट हो जाएगा फील्ड के, फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा। फोर्स तब आएगी जब परपेंडिकुलर होगा। साइन ऐसा फंक्शन है, काज थीटा और टैन, काज टैन और साइन में से साइन फंक्शन ऐसा है जो परपेंडिकुलर पे 90 पे
मैक्सिमम वैल्यू देता है और पैरेलल पे 0 पे मिनिमम वैल्यू देता है। इसलिए हमने कहा है फोर्स जो है वो जो हमारे सर्किट है अगर वो फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 होगा, फोर्स मैक्सिमम होगी क्योंकि साइन 90 1 होता है, और अगर पैरेलल होगा साइन 0 होगा तो 1 हो, साइन 0 होगा तो 0 हो जाएगी, यानी कि सर्किट अगर पैरेलल रखेंगे उसके। पहला फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर, जो फोर्स है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर। जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा उस सर्किट में से उतनी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसलिए फोर्स भी ज़्यादा होगी। नंबर 3 के ऊपर तीसरा फैक्टर लेंथ, जितनी लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा होगी उतनी फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। उन्होंने ये भी चेक करके देखा, लेंथ बढ़ाई, लेंथ कम की, फोर्स बढ़ गई, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होगी तो फील्ड ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा करंट लंबा जाएगा ना उसमें, तो ज़्यादा फील्ड होगी, ज़्यादा फोर्स आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट जो फैक्टर है नंबर 3 के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर, वो है एक्सटर्नल फील्ड। उन्होंने एक्सटर्नल फील्ड को चेंज करके देखा तो देखा कि जब एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ जाती है। यहाँ पे हमारे पास 4 रिलेशनशिप आ गए हैं जिन पे एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड कर रही है, ठीक हो गया। तो इस चारों को हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I L B साइन ऑफ एल्फ़ा। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा K I L B साइन ऑफ एल्फ़ा, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे K जो है इसकी वैल्यू, ये भी एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने डिटरमिन की, मालूम की, K की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक हो गया। K अगर 1 है तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बन जाएगा F इज़ इक्वल टू I L B साइन ऑफ एल्फ़ा, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक फोर्स का रिलेशन आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का। वो फोर्स जो कंडक्टर पे अप्लाई होती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होता है और उसमें से करंट गुजर रहा हो। अच्छा, इसमें वही देखें चीज़, अगर अल्फ़ा 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी, अगर अल्फ़ा 0 होगा तो फोर्स मिनिमम होगी। अब यहाँ पे ये हमें, ये वाला जो रिलेशन है ये हमें एक नई चीज़ की डेफिनेशन देता है जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसमें से हमने डेफिनेशन निकाल, यहाँ से डेफिनेशन करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन की। यहाँ से हम B को डिफ़ाइन करेंगे कि ये B क्या है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, 1 न्यूटन इसको कर लें। करंट का यूनिट 1 एम्पेयर, लेंथ का यूनिट मीटर, ठीक है। साइन, हम ये फ़र्ज़ करें हमारा परपेंडिकुलर सर्किट पड़ा हुआ है, हमारे पास जो एंगल है वो हमारा है 90 का, और साइन 90 जो है वो 1 होता है। हमने यहाँ पे एंगल जो है वो 90 लिया, ठीक है। ये B को मैंने छोड़ा है, अभी देखिए B को क्यों छोड़ा है, इन दोनों को भी उधर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा N/1 ये आ जाएगा B, ठीक हो गया। ये B जो है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन, या इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, दो इसके नेम है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन वो फोर्स है जो राड पे लगेगी जब उसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजरे और उसकी लेंथ राड की 1 मीटर हो, उस पे लगने वाली फोर्स का नाम जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ये बेसिकली हमें वही चीज़ बता रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती थी कि फील्ड में शिद्दत कितनी है फोर्स लगाने की, सादा लफ्ज़ों में कि फील्ड में शिद्दत कितनी है फोर्स लगाने की। अगर किसी राड की लेंथ 1 मीटर हो, उसमें 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा हो, तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, 1 न्यूटन, ठीक है।
और अगर फील्ड 1 न्यूटन फोर्स लगा रही है 1 एम्पेयर करंट गुजरने से 1 मीटर लेंथ वाले राड के ऊपर, तो उसकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी उसको हम कहेंगे कि वो 1 टेस्ला है। टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो टेस्ला होता है। टेस्ला आपने सुना है ना, टेस्ला मोबाइल, टेस्ला गाड़ियाँ, जो एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी बनाई है, ठीक है, बेसिकली वो यही टेस्ला है। वो बेसिकली वो अमेरिकन फिजिसिस्ट था, टेस्ला उसका नाम था, और उसने मैग्नेटिक फील्ड को, स्ट्रेंथ वगैरह को डिफ़ाइन किया। उसने अल्टरनेटिंग करंट की इजाद भी की, एसी की, और बहुत ज़्यादा उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म में काम किया। ये सारा कुछ जो है उसके नाम पे ही है। वो एलन मस्क ने भी जो कंपनी बनाई है वो इसके नाम पे ही बनाई है, वो वाले टेस्ला ही है, ठीक है। तो टेस्ला यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट को कहा है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास जो ये वाला फार्मूला आ गया है, इससे हमें टेस्ला की डेफिनेशन भी मिलती है, जो बराबर होगी न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। यहाँ से हमें टेस्ला की डेफिनेशन भी नज़र आ रही है। टेस्ला आपकी बुक में डिफ़ाइन हुआ भी है, उसको आपने कर लेना जिस तरह से मैंने आपको समझाया। और लास्ट पॉइंट इसमें ये है इस टॉपिक का, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे वेक्टर लगाना चाहिए। हम इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने लगे, बस लास्ट हमारा ये है। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम इसको ये करते हैं, इसमें से साइन थीटा ख़त्म करते हैं। ILB साइन थीटा ना, ये फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, क्योंकि B और L परपेंडिकुलर है, B इज़ परपेंडिकुलर L है, ये हमारे पास आ जाएगा ILB। अच्छा अब देखें, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो AB साइन ऑफ थीटा या अल्फ़ा, हम इसको लिख सकते हैं ना A क्रॉस B। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं तो साइन थीटा लगाते हैं साथ। यहाँ पे भी देखें साइन थीटा है, तो इसको हमने ओपन किया है, समझें, तो साइन थीटा आ गया। ये साइन थीटा किस किस के दरमियान है? एंगल हम किस किस के दरमियान ले रहे हैं? एंगल हम ले रहे हैं B और L के दरमियान, तभी हमने कहा ना 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर है, 0 है, जो भी है। एंगल B और L के दरमियान है। यहाँ पे देखें तो ये जो एंगल है ये A और B के दरमियान था, तो मैं इसका मतलब है इसको लिख सकता हूँ, I को ऐसे ही रहने दें अलहदा ही, इसको मैं लिख सकता हूँ L क्रॉस B, ऐसे लिख सकते हैं। देखें अगर मैं इसको ओपन करूँगा L क्रॉस B को, तो यह देगा LB साइन ऑफ थीटा या अल्फ़ा, जैसे वो लिखा हुआ है, सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी। तो F इज़ इक्वल टू IL क्रॉस B, यहाँ पे जो है ना वो आ गए। ये बता रहा है कि आपकी यहाँ पे दोबारा से राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। राइट हैंड रूल लगाने के लिए देखें, फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा यहाँ पे n यूनिट वेक्टर होता था। अच्छा अब n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालते थे हम A क्रॉस B से। ये हमारी A है, ये हमारा B है। हम अपनी फिंगर को कर्ल करते थे A से B की तरफ, और थंब जो था वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो n यूनिट वेक्टर होता था। अब यहाँ पे देखें, हमने L क्रॉस B से F की डायरेक्शन निकाल सकते हैं एक और तरह से, राइट हैंड रूल लगा के। L क्रॉस B से F की तरफ F की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। L किधर है? L की डायरेक्शन, L से आपने F की तरफ जाना है। ये देखें L की डायरेक्शन है ये L की डायरेक्शन है L। ये अपनी फिंगर्स को जो है L की डायरेक्शन में रखें इस तरह से, और इनको कर्ल करके लाएं B की तरफ। B की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। आपका थंब जो है वो डायरेक्शन देगा F की। फोर्स देखें इस तरफ। तो एक हमने अपने रिलेशन से जो फाइनल एक्सप्रेशन बना है उससे दोबारा फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली है। ये एक और तरीका है जिससे भी फोर्स सही आ रही है, उसी डायरेक्शन में आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे एक तीसरा मेथड भी है फोर्स की डायरेक्शन निकालने का, वो भी राइट हैंड रूल है। उसे कहते हैं एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल, बुक में बना हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें ये देखें, आपने अपनी फिंगर्स को देखें, इधर देखें, अपनी फिंगर्स को आपने रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सारे रखें।
अपने थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में करें ना इसको। करंट किधर है? करंट इस तरफ है, इस बैक साइड, इधर से आपके सामने है बिल्कुल। करंट की ये डायरेक्शन है, फिंगर किधर है? आप लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, राइट हैंड रूल, राइट हैंड, राइट। हाँ, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में करें। करंट किधर है? हाँ, बोर्ड में जिस उस साइड पे है, अंदर की तरफ, उस तरफ है, ठीक है। तो ये हमारा, अब ये जिस मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में है, ये फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये जो पाम होगी ना हमारी हथेली, ये हमें फोर्स की डायरेक्शन देगी। इस राइट हैंड रूल को हम बार बार यूज़ करेंगे। ये वाला जो अब मैं लगा रहा हूँ, ये है एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल। इसमें हमारी पाम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो थंब है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड? ये दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल। और अगर इसको अप्लाई करें इस सर्किट में तो देखें सेम करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन फिर सेम आ रही है, कोई फ़र्क नहीं है। करंट अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, और पाम देखें इस तरफ है, हथेली जो है, तो फोर्स ये है, देखें फोर्स इस तरफ। अगर करंट की डायरेक्शन बदल दें, जल्दी से अप्लाई करें, अब करंट की डायरेक्शन इस तरफ करें, तो जल्दी से बताएं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। जब हम करंट की डायरेक्शन बदलेंगे, ये करंट हो गया, फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, पाम इस तरफ हो गई है, तो अब इसका मतलब है फोर्स इस तरफ लगेगी, ठीक हो। ये बड़ा सिंपल राइट हैंड रूल है जिससे हम क्विकली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ये तब अप्लाई करना है जब फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड तीनों हमने एक टाइम पे डील करने हो। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया।